दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये आपका पॉलिटी का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आर्टिकल शेड्यूल हैं उनकी बेसिक जानकारी दी गई है। ये आपका सेकंड वीडियो है जिसमें हम प्रीएम्बल के बारे में और जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें संविधान का फर्स्ट भाग आ जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और जो संविधान के सोर्सेस हैं जहाँ से संविधान में चीज़ें ली गई हैं, जिन देशों के संविधान से, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत की जो फेडरल सिस्टम है, संघात्मक व्यवस्था जिसको बोलते हैं हिंदी में, फेडरल सिस्टम है, किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से हमने इसे अडॉप्ट किया है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। फेडरल सिस्टम है जो हमारा, वो कनाडा के संविधान से लिया गया। फेडरल सिस्टम क्या होता है? जिसमें सेंटर में और स्टेट में शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो किया होता है। ठीक है, इसमें दोनों को पावर होती है। ठीक है, अलग अलग पावर दी होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कानून बनाने की है, अलग अलग दी, जो आपको मैंने कल बताई थी, जो हमारी 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 लिस्ट दे रखी हैं आपकी। ठीक है, यूनियन लिस्ट जिस पे सेंटर कानून बना सकता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट कानून बना सकता है, और जो कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, जिस पे दोनों बना सकते हैं। तो ये कनाडा के संविधान से मैंने, जो फेडरल सिस्टम है हमारा, वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ, जिनका कहीं पर इन तीनों लिस्ट में कहीं भी जानकारी नहीं होती। ठीक है, रजिस्ट्री पावर आर्टिकल 248 जाके दे सकते हैं, वो सेंटर के पास रहेंगी। ये हमने यहाँ से लिया। ठीक है जी, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? आयरलैंड के संविधान से जो मेन चीज़ है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है डीपीएसपी, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, जो हमारे डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हुए हैं। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से एक और चीज़ ली हमने, राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से क्या लिया हुआ है? ब्रिटेन से हमने लिया हुआ है जो हमारा पूरा का पूरा पार्लियामेंट सिस्टम है। ठीक है, संसदीय जो व्यवस्था हमारे यहाँ पूरी की पूरी, ठीक है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। संसदीय व्यवस्था में 2 सदन होंगे, जिसमें जैसे कि लोकसभा हमारे यहाँ और राज्यसभा, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, वो भी हमने यहाँ के संविधान से ली है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, क्लियर हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं। ठीक है, जो आपके आर्टिकल 12 से शुरू हो जाते हैं, 12 से 36 तक, 12 से 35 तक, 36 में डीपीएसपी शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, 12 से 35 तक आ जाते हैं। जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं। और अमेरिका के संविधान से लिया है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वाला भी हमने वहीं से लिया हुआ है। और जो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, ठीक है, वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। जो हमारा इम्पीचमेंट लगता है, महाभियोग राष्ट्रपति पर, ठीक है, और जो महाभियोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लगता है। हालांकि उसके लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, ये व्यवस्था भी उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से ली। तो ये आपके चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, जिसकी मैं ऊपर बात कर रहा था, कंकरेंट लिस्ट, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, वो किस देश के संविधान से हमने ली है पूरी की पूरी? ठीक है, तो ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ऐसी चीज़ है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कंकरेंट लिस्ट ही है। ठीक है, और क्या लिया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? और हमने लिया है कि जो हमारी संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, जिस विधेयक पे विवाद हो जाता है, ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, उसके लिए जो संयुक्त बैठक होती है, वो हमने प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई दी, कंकरेंट लिस्ट, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में भी क्लियर होंगी आपकी। सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है? यूएसएसआर जिसको बोलते थे, वर्तमान में उसका सबसे बड़ा रूस है भाग। ठीक है, सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है? सोवियत संघ के संविधान से हमने लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, 51A में, ठीक है,
स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो 42वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे वो हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है, ठीक है जी। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी हमने वहीं से लिया, मेन यही पूछा जाएगा। जर्मनी का वाइमर संविधान है, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया है जो हमारे आपातकालीन बंद हैं उस समय जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनका हम स्थगन हो जाता है, ठीक है, ये व्यवस्था हमने वहाँ से ली है। और जापान के संविधान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ वाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से है। और आगे है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में जो संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है, उसके प्रोसेस, उसकी जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली है। देखिए कोई भी संविधान है उसमें अमेंडमेंट तो होती है, समय के साथ हर उस संविधान में बदलाव होता है। तो ये जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, किस तरह से हमारे संविधान में किया जाएगा, 368 में वो दे रखा है, आर्टिकल पढ़ेंगे तो डिटेल में बता दूंगा। ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ठीक है जी। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम को मैंने ऊपर बता ही दिया आपको। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, रिपब्लिक वाला जो सिस्टम है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। गणतंत्र के बारे में आगे बताऊंगा क्वेश्चन में, रिपब्लिक क्या होता है और डेमोक्रेटिक क्या है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत बड़ा भाग लिया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। जो हम आपातकालीन बंद की जो मैं बता रहा था कि ऊपर मौलिक अधिकार स्थगन हो जाता है, आपातकालीन बंद कहाँ से लिए गए, तो ये भारत शासन अधिनियम से लिएगा। आपातकालीन बंद आपके आर्टिकल एमरजेंसी प्रोविज़न 352, 356, 360 तीन आर्टिकलों में दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें दिया है जो राज्यपाल का कार्यालय वाला सिस्टम है वो यहीं से ले रखा है। लोक सेवा आयोग को तो आपको पता ही है, आर्टिकल 1935 के, सॉरी, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके द्वारा ही बना था। क्लियर होगी यहाँ पर चीज़ें, किस देश से। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है। प्रियम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो चार ऑप्शन में देख लेते हैं प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। पहला तो है, ये तो सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव भी बाद में उद्देशिका बन गया था, प्रियम्बल बन गया था। कल मैंने आपको बताया था कि जो संविधान सभा की बैठकें हुई थी उसमें 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा, जिसमें संविधान निर्माण की जिम्मेवारी थी पूरी, ठीक है। इसी को बाद में बदलाव करके उद्देशिका या प्रियम्बल का रूप दे दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। इसको लागू कराने के लिए इसमें जो आदर्श दे रखे हैं, ये चीज़ें दी हुई हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इनको लागू कराने के लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, इसमें जो व्यवस्था दी गई है, ठीक है। जैसे आप DPSP के लिए नहीं जा सकते, डायरेक्टरी प्रिंसिपल के लिए, लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टेबल नहीं है। चौथा देख लेते हैं एक बार, इसमें संशोधन को, संविधान को अंगीकृत करने की, अपनाने की, अडॉप्ट करने की जो तारीख दी गई, बिल्कुल दी गई है 26 नवंबर 1949। अगर आप इसमें प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ डेट दी गई कब हमने संविधान को अपनाया था, वो तो आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसका आंसर ये है, इसमें गलत पूछा गया था, कौन सा सही नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसकी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं, पहले जो इसमें विवाद हुआ था 1960 में बेरूबाड़ी केस में, कोर्ट के सामने पहला जो मामला आया था बेरूबाड़ी के मामले में आया था, ठीक है। इसमें कहा गया था ये संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, उसमें ये बात कोर्ट ने कही थी। लेकिन जब मामला है केशवानंद भारती वाला, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही थी 1973 में, केशवानंद भारती वाला जो मामला था, जिसमें कहा गया था कि ये संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटाया जा सकता। तो ये दोनों केस इससे जुड़े हुए हैं प्रियम्बल से, ठीक है। क्लियर हो गया। 42वें संविधान संशोधन, इसमें संशोधन किया गया बाद में, फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक ही संशोधन अमेंडमेंट हुआ है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथनिरपेक्ष, और अखंडता, इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है 42वें संविधान संशोधन को। प्रेम्बल में दिया गया है, ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बिल्कुल दिया गया है, इसमें 3 प्रकार के न्याय की इसमें बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, बिल्कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दे रखी हैं।
तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, दो प्रकार की समानता इसमें दी हुई है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, बिल्कुल, ये चारों के चार ऑप्शन क्लियर हैं, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है जो ऊपर हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इंडिया इज ए रिपब्लिक, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए आपने सुना होगा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन भारत एक रिपब्लिक कंट्री भी है, ठीक है। रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन रिपब्लिक नहीं। इसका मतलब क्या है रिपब्लिक का? इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ का भारत में जो राष्ट्रपति है निर्वाचित होता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, इसका आंसर ये है, हमारे यहाँ दो तरह के प्रमुख होते हैं, एक होता है शासन का प्रमुख, ठीक है, दूसरा होता है देश का प्रमुख। जो गवर्नेंस का प्रमुख होता है हमारे यहाँ जो, वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। इसमें जनता पर प्रतिनिधि चुनती है, बाद में जा करके अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है, उनमें से एक व्यक्ति चुना जाता है। तो इसके हमारा जो देश का प्रमुख है वो भी निर्वाचित होता है, ठीक है। हालांकि वो अपॉइंट होता है, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, वो जनता ही चुनती है। तो इससे हमारा देश डेमोक्रेटिक है। जो देश के शासन का प्रमुख है वो भी निर्वाचित होता है, और जो देश का प्रमुख है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो होता है, वो भी हमारे निर्वाचित होता है, इसीलिए रिपब्लिक है। ब्रिटेन में जो देश का प्रमुख है वो राजा या रानी होता है, ठीक है। बाकी वहाँ प्रधानमंत्री हमारे इस तरह है, पार्लियामेंट सिस्टम होता है। तो रिपब्लिक में और डेमोक्रेटिक में ये अंतर है। भारत में संसदीय शासन है, ठीक है। जो पार्लियामेंट सिस्टम होता है दो तरह का होता है, अध्यक्षात्मक होता है और एक संसदीय होता है। अध्यक्षात्मक में वहाँ पर प्रेसिडेंट चुने, जैसे अमेरिका में। अंतिम अधिकार जनता के पास है, बिल्कुल ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है आपका, भारत के संदर्भ में, रेफरेंस में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है भारत के रेफरेंस में, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा से ये है, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। पॉलिटी की भाषा में देश को ही राज्य बोला जाता है, देश का अपना कोई धर्म नहीं है। आप किसी भी तरह, ये सही है, भारत में अनेक धर्म, बिल्कुल ठीक बात है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आर्टिकल 25 से देख सकते हैं आप, ठीक है। धर्म पालन व्यक्ति की इच्छा पर, कोई भी किसी भी धर्म का पालन करे, लेकिन कई जगह स्टेट का अपना भी धर्म होता है। जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर उस धर्म से जुड़े हुए कानून वगैरह। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में प्रथम अनुच्छेद, संविधान के प्रथम अनुच्छेद फर्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ की जगह यहाँ पर आर्टिकल आएगा, गलती से लिखा गया, फर्स्ट आर्टिकल है जो हमारा, ठीक है। संविधान का जो फर्स्ट आर्टिकल है जिसमें बताया गया हमारे देश का नाम, ठीक है जी, और स्टेट के बारे में बताया गया है। जो आपका पहला भाग है उसमें के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की चीज़ें बताई गई, ठीक है। इसमें अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, भारत राज्यों का यूनियन है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरफ देखना पड़ेगा जब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। जो फेडरेशन की बात होती है, हमारे यहाँ संघ का प्रयोग किया जाता है, भारत को एक संघ बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखेंगे वहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग कर रखा है। हालांकि फेडरेशन, संघ की जो बात होती है वहाँ पर फेडरेशन होना चाहिए, लेकिन इसको लेकर के संविधान सभा में जो विवाद हुआ था उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कहा था, ठीक है, संघ वो होता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया गया, राज्यों का संघ जिसमें केंद्र में और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है। जैसे अमेरिका में है, वहाँ के जो राज्य हैं उनको देश से अलग होने का अधिकार है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ राज्यों में और सेंटर में कोई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे हम गठित नहीं हुआ है हमारा देश। तो यहाँ पर ये यूनियन शब्द का इसीलिए प्रयोग किया गया, हमारे यहाँ राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो हिंदी में संघ आएगा लिखा हुआ, और इंग्लिश में वहाँ पर आपको यूनियन आएगा। ज़्यादातर हिंदी में यूनियन के सामने ये चीज़ लिखी होती है, भारत राज्यों का समूह है, तो वहाँ पर टिक कर दे। लेकिन आपको इंग्लिश में ही देखना भारत राज्यों का यूनियन है, तो ये दोनों सही होंगे, यहाँ पर फेडरेशन नहीं होगा, ठीक है जी। क्लियर होगी चीज़। दूसरा देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में भी संघ हिंदी में संघ और यहाँ फेडरेशन इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, जो नए राज्य आ सकते हैं, देश में एंटर हो सकते हैं, और स्थापना निर्माण, नए राज्य बना भी सकते हैं, जैसे कि दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना दिया गया, या एक राज्य से अलग करके दूसरा राज्य बना दिया गया, जैसे सिक्किम को हमने शामिल किया था, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश, इसकी शक्ति जो है, पावर है, किसमें निहित है? तो ये सारी की सारी शक्ति है जो पार्लियामेंट में है, संसद में है, ठीक है जी। संसद में शक्ति है। संसद किसी राज्यों को नाम में परिवर्तन कर सकती है, जैसे उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। नए राज्य बना सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया, जैसे पंजाब से हरियाणा बन गया, ठीक है।
ऐसे करके ये सारी की सारी पावर संसद पार्लियामेंट में है और ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही जो विधेयक है वो पेश किया जाता है। ठीक है, बाद में दोनों सदन उस पर सहमत होते हैं। जो स्टेट हैं जिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा उनको भी एक टाइम लिमिट के लिए उस पर अपनी राय दें, वहाँ की जो विधानसभा है उस पर अपनी राय देने के लिए बोला जाता है। हालांकि इसके लिए पार्लियामेंट बाधित उनकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, जैसे तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, तो वहाँ की विधानसभा से भी इस पर राय ली गई थी। तो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी ये पेश हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है। और इसके लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंपल मेजोरिटी है उसमें मतलब कि इसको हम अमेंडमेंट में शामिल नहीं करते। ठीक है, संविधान संशोधित हो जाता है, नए राज्य भी बन जाते हैं, आर्टिकल में शेड्यूल में शामिल भी हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए अमेंडमेंट नहीं माना जाता उसे। ये अमेंडमेंट वाला जब मैं क्लियर करूँगा तब चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, ठीक है, वो विधेयक कानून बन जाता है। मंत्रिपरिषद आपको पता ही है। ठीक है, जो आपके प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री से मिलकर बनती है। ठीक है, मंत्रिमंडल की भी बात हमारे इसमें की गई है, वो अलग बात करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। भाई फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था 1953 में। ठीक है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, KM पाणिक्कर, अजीब से नाम है ये, दो इसके देखते 3 सदस्यीय आयोग थे। पहले क्या हुआ था कि राज्यों में जो भाषा का, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब हमने राज्यों को शामिल किया इसमें पूरे में, भाषा के आधार पर राज्यों को अलग होने की डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगी थी। इसके लिए कमेटियाँ भी बनाई गई थी। एस के धर की उसमें भी अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी, प्रांतीय समिति, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने की मांग खारिज कर दी गई थी पूरी तरह से। फिर JBP कमेटी बनी। ठीक है, JBP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, एक आयोग बनाया गया, कमेटी बनाएगी। ठीक है, इसने भी एक तरह औपचारिक रूप से भाषा के आधार पर गठित होने की मांग को खारिज कर दिया गया था। हालांकि ये मांग बहुत ज़्यादा डिमांड में आने लगी थी, और आंध्र प्रदेश वाला मामला मैं अभी आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। फिर फजल अली की अध्यक्षता में लास्ट में एक आयोग बनाया गया था 1953 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी, जिसके आधार पर जो पहले जो हमारे राज्य थे, जैसे कि क राज्य, ख भाग के राज्य, ग भाग के राज्य और घ भाग के राज्य, ये ख़त्म कर दिए गए थे। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने राज्य इसमें बनाए गए थे। अपनी रिपोर्ट दी थी, इसने ये कहा था कि भाषा के आधार पर हालांकि राज्यों का गठन इसने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये कहा था कि इसके साथ साथ हमें प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों कितने संघ बनाए थे। ठीक है, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, इसने ये कहा था कि 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र, जो भाग क ख जो मैं आपको बता रहा था ऊपर, ये ख़त्म कर दिए गए थे। सब तरह के राज्य के अलग अलग तरह के नहीं होंगे, और इसमें 2 भागों में बांट दिया गया था, एक स्टेट बना दी गई थी, एक यूटी बना दी गई, सेंटर के अंडर थे। लेकिन जो बने थे वो थे 14 राज्य जो गवर्नमेंट ने बनाए, और 6 यूटी बन गए थे उस टाइम पे। और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में आपको पता ही है 28 जो है वो स्टेट हैं और 8 हमारे यहाँ यूटी हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर था 29 थे, तो जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बना दिए गए थे, फिर 9 यूटी हो गए थे, फिर एक दादर नागर हवेली और नगर निगम को 1 कर दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। क्लियर होगी जी। भाषा के आधार पर जो मैं आपको ऊपर बताया था, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो यह आंध्र प्रदेश 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो कांग्रेस के एक नेता थे श्रीराम मुल्लू करके, उनकी डेथ हो गई थी चेन्नई में। ठीक है, फिर बाद में मजबूरी में आंध्र प्रदेश पहले ही गठित करना पड़ गया था। भाषा के आधार पर तेलुगु प्रदेश को लेकर के डिमांड हुई थी, जो मद्रास प्रांत था उसको तमिल तेलुगु में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो बम्बई प्रांत था उसको भी अलग कर दिया गया। ठीक है, 1960 में, इसमें से गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने। उसके बाद आपका नागालैंड आ गया, 1963 में बना, ये 1963 में। और हमारा जो हरियाणा है, जो पंजाब प्रांत से अलग बना था, जिस पंजाब हरियाणा अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को। तो ये इनकी डेट है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद सिक्किम है, जो सिक्किम को पूर्ण कंप्लीट राज्य का दर्जा, पहले इसको शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है,
शामिल किया गया था। सिक्किम के राजा थे, बाद में हमने प्रांत में इसको मिला लिया था। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है जी, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सह राज्य का दर्जा दे दिया। बाद में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा हमने दे दिया था। 42वां संविधान संशोधन मैंने इसलिए लिखा है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। इसमें सबसे ज़्यादा बदलाव किए गए थे 1976 में। क्लियर हो गया। निम्न में से कौन से राज्य को 1971 में पूर्ण राज्य, कंप्लीट राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश को। ठीक है जी, ये सारा राज्य मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। राज्यों का निर्माण हुआ है, सबसे पहले मैंने आपको बताया भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश था 1953 में, 1953 में। फिर महाराष्ट्र और गुजरात बने बम्बई प्रांत से 1960 में। ठीक है जी, उसके बाद आपका नागालैंड बना है 1963 में, सॉरी वो 1960 की जगह मैं 1963 बोल देता हूँ। हरियाणा बना है 1 नवंबर 1966 को, और मणिपुर और त्रिपुरा बने हैं 1972 में। हिमाचल का मैंने आपको बता ही दिया। मेघालय और सिक्किम बने हैं 1975 में, ऊपर मैंने बता दिया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में। फिर है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये 3 बने थे 2000 में। जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड था उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और झारखंड था वो बिहार से अलग हुआ था। फिर बना है आपका तेलंगाना। ठीक है जी, तेलंगाना 2014 में बना है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गए। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको हमने दोनों को यूटी बना दिया है, हालांकि इसमें बदलाव वगैरह होगा 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और किसी तरह का कोई डाउट हो इनमें या और कोई जानकारी हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप HCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट PCS की हो, और जो बच्चे TOET का पूछते रहते हैं, भाई अभी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसमें भी आपको PT की तरह तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, या आप किसी टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको GS की तैयारी अच्छे से इसमें करनी है, HPSC के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है जी, तो GS आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी अगर आप MCQ ध्यान से लगाएंगे। पहले चैप्टर लगा लेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन लगा लेंगे। क्लियर हो गया। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।